हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे फटाफट क्लास का ये क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज के प्रश्न भी आपके बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आज का क्लास करके भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बच्चे लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन की गिरने से हुई। बताएंगे बच्चा लोग कौन से सुल्तान के विजय के उपलक्ष्य में उसके लिए स्वागत समारोह रखा गया और उस समारोह में एक लकड़ी का भवन बनाया गया था टेम्परेरी में उनके स्वागत के लिए। और उस समय जब हाथियों का प्रदर्शन चल रहा था और इस महल के गिरने की वजह से जो शासक है उनकी मृत्यु हो गई थी। वो शासक कौन है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा है जलालुद्दीन। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। और अगर नहीं पता है तो आपको इनके बारे में ये भी जान लीजिएगा। हालांकि पता ही है क्योंकि ये बहुत ही आसान भी है, क्योंकि बार बार निगाहों के सामने से गुजरता है। आपने इनके बारे में एक स्टेटमेंट भी सुना होगा औलिया का। उन्होंने कहा था, ये शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक और ये जब बंगाल विजय के अभियान पे थे, बंगाल विजय जब इन्होंने कर लिया, बंगाल विजय के बाद जब ये दिल्ली के लिए लौटना चाह रहे थे और उन्होंने औलिया के लिए पत्र भेजा था कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली को खाली कर दीजिए। उस समय औलिया ने कहा था कि हुनो जब ये दिल्ली दूर है, यानी कि अभी दिल्ली दूर है राजा। तो ये रास्ते में ही इनके लिए जो स्वागत समारोह किया गया, जो कि जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, ये लकड़ी का भवन गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। तो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये षड्यंत्र था मोहम्मद बिन तुगलक का, गद्दी प्राप्त करना चाहते थे और इसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को मार डाला था। तो याद रखेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि औलिया का श्राप लगा था उनको, जो भी हो। लेकिन बच्चा लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ था और ये सम्मान का जो आयोजन किया था ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन में किस शासक के समय में मलिक सरवर द्वारा जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की गई। आपको बताना है कौन से शासक का शासनकाल चल रहा था जब जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी और ये राजवंश मलिक सरवर के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। शासक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन में है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि कौन से सुल्तान के टाइम पीरियड में जौनपुर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उसने वहाँ पर मलिक सरवर ने एक नए राजवंश की नींव डाली जो था जो है सरकी वंश। तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। तुगलक वंश के सबसे कमज़ोर शासक या कहिए आखिरी शासक या जिनके टाइम पीरियड में हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण, इन्हीं के समय में आपका जो जौनपुर है ये क्या हो गया, वहाँ पे नए राजवंश की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है। आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। निश्चित तौर पे राइटर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, दूसरा है बर्नी, तीसरा है शम्स ए सिराज अफीफ और चौथा है खुसरो। बताएंगे बच्चा लोग, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन है। बहुत ही बढ़िया है, निश्चित तौर पे आप सभी को पता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है तारीख ए मुबारक शाही। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बहलोल लोदी जातिगत दृष्टि से एक था, यानी कि बहलोल लोदी जो है वो जाति से क्या थे। पहला ऑप्शन है अफगान, दूसरा ऑप्शन है ईरानी, तीसरा है मंगोल, चौथा है अबिसिनियाई। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि कौन हो सकते हैं ये। आप सभी को पता है लोदी वंश वाले क्या हैं, अफगान है ना, अफगानी राजवंश से संबंधित है, अफगानी जाति से ये लोग क्या हैं, संबंधित हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, बहलोल लोदी से संबंधित तथ्यों में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। तथ्यों में सही है, यानी कि कौन कौन से तथ्य हैं या कौन सा एक सही है।
अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है उसने बहलोली सिक्का चलाया, क्या ये बात सही है? दूसरा, वह अपने सरदारों के सामने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। तीसरा, अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। चौथा है कि उपयुक्त सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग बहलोल लोदी के बारे में कौन सा कथन सही है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि मैं पहले ही व्याख्या के दरमियान पहले के क्लास में बता चुकी हूँ सारी बातें सही हैं। और ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए, विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं ये बार बार। और अगला क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है, लेकिन आयोग के द्वारा पूछा जाता है कि 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किस प्रसिद्ध नगर की स्थापना करवाई थी। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन है जौनपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है आगरा, चौथा है बुलंदशहर। बताएंगे बच्चा लोग कि कौन से नगर की नींव डाली थी सिकंदर लोदी। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है आगरा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन। सिकंदर लोदी द्वारा किए गए धर्म विरोधी कार्यों में सही है। सिकंदर लोदी ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसको धर्म विरोधी माना जाता है, तो आपको बताना है उन कार्यों में से कौन सा है जो धर्म विरोधी कार्य सही है। पहला है उन्होंने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया था। दूसरा है मुसलमान स्त्रियों को पीर की मजार पर जाना प्रतिबंधित कर दिया था। तीसरा है हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। और चौथा है कि सभी बातें सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, ये स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं और कोर्ट में भी पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1517 से 18 के दरमियान खतौली, या इसको आप देखेंगे घटोली भी कहते हैं, खतौली कहिए, खतौली कहिए या घटोली कहिए, का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था। आपको बताना ये घटोली या खतौली या खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ है। पहला है बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, तीसरा है बाबर और राणा सांगा, चौथा है बाबर और शेरशाह सूरी। बताएंगे बच्चा लोग, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ व्याख्या के दरमियान, आप लोगों ने किया है ये प्रश्न। निश्चित तौर पे आप सभी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए ये प्रश्न सॉल्व करने में। आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। चलिए बच्चा लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और पूछा हुआ है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, वो शासक कौन है। एकमात्र शासक सल्तनत के जो युद्ध भूमि में मारे गए हैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है सिकंदर लोदी और चौथा है इब्राहिम लोदी। बताएंगे बच्चा लोग, और ये क्वेश्चन भी निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताएंगे बच्चा लोग, और आप सभी को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोदी आप सभी को पता है पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों मारे गए थे और एकमात्र ऐसे शासक हैं जो युद्ध भूमि में मारे गए हैं। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान निम्न में से किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का पूछ रहा है बच्चा लोग, सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन सा है ये आपको बताना है। और आपके सामने है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, तीसरा है शेरशाह सूरी और चौथा है हुमायूं। बहुत ही आसान लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान किसे माना जाता है। निश्चित तौर पे कोई समस्या नहीं है मेरे बच्चों को, आप सभी को पता है ये कौन है, इब्राहिम लोदी। इसके बाद तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाता है, मुगल वंश शुरू हो जाता है, सल्तनत समाप्त हो जाता है। बहादुर शाह जफर तो बहुत लास्ट में आए हैं, ये तो मुगलों के अंतिम शासक हैं। शेरशाह सूरी भी आप देख रहे हैं हुमायूं के समकालीन है, तो ये भी नहीं होंगे। और हुमायूं तो और भी बाद में आए हैं, यानी कि बाबर के बाद। तो आपका क्या हो गया, इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखेंगे।
दिल्ली सल्तनत की सभी शासकों में से किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया है, ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया था। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि अभी सभी एग्ज़ाम्स का लेवल काफ़ी हार्ड हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में आईएएस में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे और नेट में भी आते थे। अभी सभी एग्ज़ाम में हार्ड आने लगे हैं, खास करके बड़े एग्ज़ाम्स में। देखेंगे बच्चा लोग, बताएंगे कि कौन है जिन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और आपको बताना है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी और खिज्र खां। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के 2 ही सुल्तान ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि रयत-ए-आला के नाम से ही शासन करते रहे। और उन दोनों का नाम अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। एक तो आपके सामने ऑप्शन में ही है, और दूसरे जिनका ऑप्शन तो नहीं है लेकिन आप सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, खिज्र खां। इसके अलावा कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी कभी भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किए थे। इन दोनों लोगों ने रैयत आला के नाम से शासन किया था। ये क्वेश्चन भी आया है कि रैयत ए आला की उपाधि के साथ किसने शासन किया था? ऑप्शन में खिज्र खां है तो खिज्र खां भी सही है। अगर इनकी जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाते तो ये भी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तारीख-ए-दाऊदी के रचयिता कौन है? तारीख-ए-दाऊदी किसने लिखा है बच्चा लोग? पहला है अब्दुल्ला, दूसरा है खिज्र खां, तीसरा है करीम, चौथा है रहीम। बताएंगे बच्चा लोग, तारीख-ए-दाऊदी किसकी रचना है? रचना, रचनाकार और विभाग और उनके अधिकारी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अब्दुल्ला का है तारीख-ए-दाऊदी। चलिए बच्चा लोग, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। निम्न शब्दावलियों के अर्थ में सही नहीं है, यानी कि आपके सामने शब्दावलियाँ दिया हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा है जो कि सही नहीं है। पहला है मजलिस ए खलवत, क्या ये मंत्री परिषद है? दूसरा है वजीर, क्या ये प्रधानमंत्री होता था? तीसरा है आरिज़ मुमालिक, क्या ये महालेखाकार होता था? और चौथा है कि सभी सही हैं। चलिए बच्चा लोग बताएंगे फटाफट। गलती तो बिल्कुल ही नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार आप लोगों की आंखों के सामने से गुजर चुकी हैं। आप लोगों ने इसको डिटेल में भी पढ़ा है और आपने इसको जो है फास्ट मोड में भी पढ़ा है, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आरिज़ मुमालिक जो है ये महालेखाकार नहीं है, बल्कि ये क्या है? सैन्य विभाग है। अगर सैन्य नहीं है तो रक्षा विभाग हो जाएगा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आरिज़ मुमालिक ये अधिकारी है, और विभाग की बात होती तो दीवाने अर्ज हो जाता। चलिए देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सद्र उस सुदूर, क्या ये धर्म विभाग से जुड़ा हुआ है? दूसरा है बरीद ए मुमालिक, क्या ये गुप्तचर विभाग से जुड़ा हुआ है? तीसरा है दीवान ए बंदगान, क्या ये आपका दास विभाग से जुड़ा है? और चौथा है कि उपर्युक्त सभी, क्या ये सारी बातें सही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और आप लोगों को अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल लर्न हो गई होंगी, याद हो गया होगा। निश्चित तौर पे आप लोगों को अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अब आसान लगने लगेंगी। आपको पता है कि सभी कथन सत्य हैं। सद्र सुदूर धार्मिक विभाग है, काजी उल कुजात होता तो न्याय विभाग हो जाता, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग है, दीवानी बंदगाह या बंदगान ये क्या है? दास विभाग है, जो कि फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। निश्चित तौर पे बच्चा लोग सारी बातें बिल्कुल सही हैं, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत काल में केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? सल्तनत काल में केंद्र के यानी कि राजा के नियंत्रण में रहने वाली, जो पूरी तरह से राजा का नियंत्रण हो जिस भूमि पे, वो भूमि क्या कहलाती थी? आज भी है जो सरकार की भूमि है उसको हम सरकारी भूमि कहते हैं। तो ऐसे ही राजा की भूमि को सल्तनत काल में क्या कहते थे? वक्फ भूमि, खालिसा भूमि, शाही भूमि या अक्ता भूमि? बताएंगे बच्चा लोग, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को याद होना चाहिए कि कौन से सुल्तान के शासनकाल में सबसे ज़्यादा राजकीय भूमि में वृद्धि की गई थी और वो राजकीय भूमि क्या कहलाती है। आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। खालिसा भूमि को ही राजकीय भूमि कहा जाता था या केंद्रीय भूमि कहा जाता था, और सबसे ज़्यादा केंद्रीय भूमि या खालिसा भूमि का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के आशीर्वाद से विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था?
बताएंगे बच्चा लोग, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और कब किया है? 1336 में। ये भी क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन किसके आशीर्वाद से किया? इनके गुरु कौन थे ये बताना है। वल्लभाचार्य, विद्यारण्य या रामानंद या शंकराचार्य। बताएंगे बच्चा लोग। और बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस का है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, आप सभी को पता है इसका उत्तर, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये शंकराचार्य, रामानंद और वल्लभाचार्य, ये सब क्या हैं? ये सब तो आपके संत हैं, ये आपके भक्ति संत हो जाएंगे। इनका अपना अपना मैंने संप्रदाय भी बताया है कि वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, रामानंद का विशिष्टाद्वैतवाद, शंकराचार्य का जो है अद्वैतवाद। इस तरह से आपने इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे कौन है? विद्यारण्य है, निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश का नाम बताइए। और दिल्ली सल्तनत में तो सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया है और सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक किस राजवंश ने शासन किया, आपको ये भी पता होना चाहिए। बताएंगे, संगम, सुलू, तुलु, अरबीडू। ये सीक्वेंस में है बच्चा लोग, ये सीक्वेंस भी आया है, याद कर लीजिएगा। पहले सिंगम था, फिर सुलू था, फिर तुलु था और फिर आपका अरेबीडू था। लेकिन इन चारों में सबसे लंबे समय तक विजयनगर पे किसने जो है शासन किया है इस साम्राज्य में, ये आपको बताना है। और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निश्चित तौर पे आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। और याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। संगम काल आपका जो है, संगम राजवंश, इसने विजयनगर साम्राज्य पे सबसे लंबे समय तक शासन किया है। और एक क्रम भी याद कर लीजिएगा बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ये दोनों साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, दोनों साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली थे, तो निश्चित तौर पे युद्ध तो होना ही है। लेकिन ये लोग लड़ते क्यों थे, आपको ये बताना है। पहला है गोवा, क्या गोवा के लिए लड़ाई करते थे? दूसरा है मालाबार, क्या इनका युद्ध मालाबार के लिए होता था? तीसरा है धन संपदा के लिए। चौथा है कि रायचूर एवं तुंगभद्रा के द्वाब के लिए। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नेट में भी आया हुआ है और ये विभिन्न IAS में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ PCS वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है। बताएंगे कौन सा सही है? तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई, आप लोग बहुत ही बढ़िया प्रयास, आप लोगों का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। ऐसे ही ईश्वर आप लोगों को बहुत सारी जो दिमाग दे, शक्ति दे, आप लोग बढ़िया परफॉर्मेंस करें एग्ज़ाम में भी और जल्दी जल्दी अच्छी जगह पे पोस्ट हो जाएं। चलिए बताएंगे बच्चा लोग अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के किस सुल्तान ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था? आप लोगों को करा चुकी हूँ बच्चा लोग, जितने शासकों ने दूत मंडल भेजा है चीन, सबके बारे में बताया मैंने आपको और बाकायदा ट्रिक के साथ बताया है। बताएंगे कौन है? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराज प्रथम। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन से शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। आपको शासक का नाम बताना है, फटाफट बताएंगे। निश्चित ही आप सभी को याद होना चाहिए। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो यहाँ से बुक्का फर्स्ट ने भेजा था, बस नाम याद रखिएगा, बुक्का आए यानी कि फर्स्ट हैं। चोल साम्राज्य की बात करेंगे तो राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, और आपने देखा था कोलुतुंग भी आएंगे तो कोलुतुंग फर्स्ट हैं। ये सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके राजा हैं। बुक्का भी कई हैं, जो है राजेंद्र भी हैं, राजराज भी कई हैं और कोलुतुंग भी कई हैं, लेकिन सारे फर्स्ट हैं। ये 4 नाम याद होने चाहिए। चारों लोगों ने चीन को दूत मंडल भेजे थे। अगला क्वेश्चन भी देखिए, 12 निम्न में से क्या था? आपको बताना है 12 निम्न में से क्या था। बेहतरीन प्रश्न है। विजयनगर के शासकों की स्वर्ण मुद्रा, और दूसरा है विजयनगर का राज्य पशु, तीसरा है विजयनगर साम्राज्य में कर व्यवस्था, चौथा है केंद्रीय भूमि। बताएंगे बच्चा लोग 12 क्या था? बहुत ही बढ़िया है, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। विजयनगर शासकों का एक सोने का सिक्का है 12 आ जाए, या आपका जो है हूण आ जाए, ये सब क्या है? सिक्के हैं। पैगोडा आ जाए, ये भी सिक्का है, ये सब सोने के सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत कालीन शब्द में सैनिकों का पूर्ण विवरण लिखना कहलाता था। यानी कि सल्तनत काल में सैनिकों का जो पूर्ण विवरण लिखा जाता था, पूरा जो ब्यौरा उनके बारे में जो जानकारी कलेक्ट की जाती थी, वो क्या कहलाता था? दागना कहलाता था, मसाहत कहलाता था, हुलिया कहलाता था, या मिल्क कहलाता था?
बहुत ही आसान है बच्चा लोग आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अगर याद है तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि दाग और हुलिया, दाग प्रथा और हुलिया ये किस शासक ने शुरू किया है सल्तनत काल में। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आयोग पूछता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, हुलिया यानी कि किसी भी व्यक्ति का पहचान लिखना, उसके शरीर में कोई स्पॉट है या अंग में कोई मतलब होता नहीं कि कोई निशान लिखना, जिससे पता चले कि वही व्यक्ति आया है युद्ध में जिसको हमने प्रशिक्षण करके नियुक्त किया था, उसकी जगह कोई और नहीं आया, तो ये पहचान लिखा जाता है, ये हुलिया कहलाता है। और जो घोड़ों की पहचान होती थी उसको दागना कहलाता था, दाग प्रथा कहलाती थी। घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी का है। सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे बेहतरीन काम किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा लोग, विजयनगर साम्राज्य निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित था। ये भी बताना है आपको, आसान है आप लोगों के लिए, लेकिन आयोग पूछता है ऐसे भी प्रश्न। पहला है तुंगभद्रा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी और चौथा है गोदावरी। बताएंगे बच्चा लोग विजयनगर साम्राज्य कौन से नदी के किनारे स्थित था। आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, तुंगभद्रा नदी। चलें आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए, ये तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। विजयनगर के राजवंशों एवं उनके संस्थापकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है संगम वंश, क्या इसके संस्थापक हरिहर व बुक्का हैं। दूसरा है सुलु वंश, क्या इसके जो संस्थापक हैं वो सालू हैं। और अगर यहाँ पे जो है नाम पूरा मैं लिख दे रही हूँ, सालू नर सिंह, कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ के राजा का नाम है सालू नरसिंह। क्या तुलु वंश के जो संस्थापक हैं वो वीर नारायण हैं। क्या अरबीडू वंश के संस्थापक तुरुमल हैं। क्या उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताएंगे निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है कि ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। संगम वंश के संस्थापक तो आपको नींद में भी याद होंगे। सुलू का याद कर लीजिए सालू नरसिंह, तुलू का भी याद कर लीजिए वीर नारायण, और अरबीडू के तिरुमल, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, बढ़िया प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी, जिसमें से दूसरी का बताना, फर्स्ट का नहीं सेकंड का बताना है। काम्पिल्य, वैनुगोंडा, उदयगिरी और गोवा। आपके सामने ऑप्शन से बच्चा लोग, और आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी। फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वैनुगोंडा जो है ये विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी आप सभी को पता है, निश्चित तौर पे आप लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। पहला है संगम, दूसरा है सालू, तीसरा है तुलु, चौथा है अरबीडू। ये सारे विजयनगर साम्राज्य के जो है राजवंश हैं। और इनमें से कौन से राजवंश से जुड़े हुए हैं कृष्णदेवराय, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पहले ही व्याख्या के दरमियान बता चुकी हूँ। अब आपको फटाफट बता देना है कि कौन से राजवंश से जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ये तुलु वंश से संबंधित है आपके कृष्णदेवराय। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हजारा मंदिर के निर्माता कौन थे। हजारा मंदिर के निर्माता कौन है आपको ये बताना है। पहला है मल्लिकार्जुन, दूसरा है वीरूपाक्ष, तीसरा है देवराय प्रथम और चौथा है कृष्ण देवराय। बताएंगे बच्चा लोग कि हजारा मंदिर के निर्माता कौन है। और ये प्रश्न भी मैं करवा चुकी हूँ, मैं इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और उस दरमियान ये भी हो चुका है आपका। तो बिना गलती किए, बिना देरी लगाए फटाफट आप सभी लोगों का उत्तर आ जाए कि कौन से शासक ने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया है। निश्चित कोई डाउट नहीं, आप सभी को उत्तर पता है, कृष्णदेवराय का ये काम है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन शासक आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन तो नेट में भी आया हुआ था, निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बताएंगे बच्चा लोग, आंध्र भोज कौन कहलाता है, यानी कि आंध्र का भोज, आंध्र प्रदेश का भोज कौन कहलाता है। भोज का मतलब आप सभी लोग जानते हैं जो दानी हो,
और विद्वान भी। पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, दूसरा है देवराय द्वितीय, तीसरा है कृष्णदेवराय और चौथा है हरिहर प्रथम। बताएंगे बच्चा लोग, नो डाउट बहुत ही शानदार प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय को ही आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता था। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान एवं वाक्पटु कवि कृष्णदेवराय के दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक था? पहला है हरिदास, दूसरा है वल्लभाचार्य, तीसरा है तेनाली कृष्णराम और चौथा है पुरंदरदास। बताएंगे बच्चा लोग कौन से इसमें से विद्वान हैं जो अष्ट दिग्गजों में कृष्णदेवराय के शामिल थे? निश्चित तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, तेनाली कृष्ण राम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है। 1511 के करीब कृष्णदेवराय से मित्रता संधि करने वाला भारत में कौन सा पुर्तगाली जनरल था? ये देखिए कितना आसान है आपके लिए। आपको बताना है कि 1511 ईस्वी में कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने संधि किया है, मित्रता संधि की है और किससे किया है? कृष्णदेवराय से किया है। तो याद कीजिए ये टाइम पीरियड किसका है। निश्चित तौर पे आसान होगा क्योंकि 1498 में तो आए ही हैं। 1502 से इन्होंने जो है दूसरी बार वास्को डी गामा आए और इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया पुर्तगालियों ने। और वास्तविक संस्थापक कौन थे पुर्तगालियों के? तो सभी को पता है अल्बुकर्क, यही वास्तविक संस्थापक हैं पुर्तगाली साम्राज्य के। और इन्होंने ही क्या किया? कृष्णदेवराय से मित्रता वाला संधि किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया है पांडुरंग महात्म्य के लेखक। पांडुरंग महात्म्य के लेखक कौन है? तिरुमलंब, दूसरा है पेडन्न, तीसरा है तेनाली रामकृष्ण और चौथा है सुरन्ना। ये हो सकता है आपके लिए नया हो लेकिन याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अष्ट दिग्गजों में से एक जिनका नाम है तेनाली रामकृष्ण, इन्हीं की पुस्तक है पांडुरंग महात्म्य। चलिए बच्चा लोग आगे देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का वह सुल्तान जिसे संपूर्ण दक्षिण भारत को विजयनगर साम्राज्य के तले लाने का श्रेय दिया जाता है। विजयनगर का वो कौन सा राजा है जिसने दक्षिण भारत के समस्त राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग। बताएंगे कौन हो सकता है। पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, अच्छा नहीं कृष्णदेवराय, दूसरा है हरिहर द्वितीय, तीसरा है देवराय प्रथम और चौथा है देवराय द्वितीय। बताएंगे बच्चा लोग कौन हो सकते हैं वो शासक जिन्होंने दक्षिण के संपूर्ण क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन ना होइएगा, देवराय द्वितीय ने ऐसा काम किया था। कृष्णदेवराय भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनसे पहले ही देवराय द्वितीय ने सारे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया और आगे चल के कृष्णदेवराय ने भी इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अष्ट दिग्गज को सही परिभाषित करता है, यानी कि अष्ट दिग्गज किसे कहा गया है? पहला है 5 तेलुगु कवि, दूसरा है 8 सेना नायक, चौथा है 8 महान शासक, पांचवा है 8 मंत्री। आपको बताना है बच्चा लोग कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था 8 और यहाँ पे भी 8 है यहाँ पे, यानी कि चारों ऑप्शन में 8 है। अब आपको बताना है कि कौन है आपके अष्ट दिग्गज। फटाफट कमेंट कीजिएगा। आप सभी को इसका उत्तर पता है क्योंकि इसके पहले ही व्याख्या के दरमियान क्लासेस में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो अष्ट दिग्गज हैं ये 8 तेलुगु कवि हैं कृष्णदेवराय के दरबार में। अष्ट प्रधान अगर पूछ लेगा तो आप सभी को पता है कि अष्ट प्रधान जो हैं ये आपके हैं शिवाजी के दरबार में। और नवरत्न आप सभी को पता है 2 राजा के दरबार में, एक तो है अकबर जिनके दरबार में है नवरत्न और दूसरे कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। याद रखिएगा बच्चा लोग, सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कृष्ण देव राय की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो कृष्ण देव राय की है? और ये भी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ये मुझे 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, दोनों बार मुझे ये प्रश्न मिला था, तो निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट है। बच्चा लोग बताएंगे कि आपका कौन सा है जो कृष्ण देव राय का रचना है। पहला है अमुक्त माल्यद, दूसरा है जाम्बवती कल्याणम, तीसरा है उषा परिणय और चौथा है उपरोक्त सभी। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इंडिविजुअल एक एक रचनाएं भी एग्जाम में पूछी गई हैं। ये कोट में आ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल गई हैं बच्चा लोग। निश्चित तौर पे आपका चौथा बिल्कुल सही है। अमुक्त माल्यद का मतलब क्या होता है, नेट में ये भी पूछ लिया था। मोतियों की माला, फूलों की माला, हीरो की माला, सोने की माला, तो ये क्या है? मोतियों की माला है। आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है मोतियों की माला। जाम्बवती कल्याणम ये संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। उषा परिणय, ये सारी चीज़ें किसका लिखा हुआ? कृष्ण देव राय का, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक हैं जो है तुलु राजवंश के। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। कृष्ण देव राय की उपाधि जो है उम्मीद से कौन सा सही? अच्छा, उपाधि में से इनमें से कौन सही है? आपको बताना है कि कृष्ण देव राय की उपाधियाँ दी हैं और उपाधियों में से कौन सा सही है। आपको बताना कौन सी उपाधि है जो कि कृष्ण देव राय की है। पहला है यवन स्थापनाचार्य, दूसरा है आंध्र भोज, तीसरा है आंध्र पितामह, चौथा उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट के एग्ज़ाम में और आपके पीसीएस में भी आया हुआ है। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय की उपाधियाँ कौन सी हैं, इनमें से कौन सी हैं जो कृष्ण देव राय की उपाधि है? निश्चित तौर पे आप सभी को ये पहले ही पता चल चुका है कि आंध्र भोज, आंध्र पितामह इनको कहा जाता है। अब अगर ये 2 सही हैं तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। यवन स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये सारी उपाधियाँ कृष्ण देव राय की हैं, इसीलिए कृष्ण देव राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भी देखिए बच्चा लोग, महत्वपूर्ण है। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक किस भाषा की उन्नति हुई थी? आपको ये बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा किस भाषा की उन्नति हुई थी। पहला ऑप्शन है तेलुगु, दूसरा है तमिल, तीसरा है कन्नड़, चौथा है संस्कृत। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग, कौन से भाषा की उन्नति सबसे ज़्यादा हुई है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं 8 तेलुगु कवि थे, तो निश्चित तौर पे तेलुगु भाषा का ही इस साम्राज्य में सबसे ज़्यादा उन्नति हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए नया हो सकता है। सोनार की बेटी का युद्ध निम्न में से किन शासकों के बीच लड़ा गया था? सोनार की बेटी का युद्ध, बढ़िया है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक व हरिहर द्वितीय, और दूसरा है आपका हरिहर सेकंड यहाँ आ गया है, याद रखिएगा, हरिहर सेकंड। दूसरा है फिरोज शाह तुगलक और देवराय प्रथम, तीसरा है कुतुब शाह और कृष्ण प्रथम, चौथा है फिरोज शाह और राम राय। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए न्यू भी हो सकता है, फिर भी याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आपका यहाँ से होगा हरिहर, यहाँ से शुरू है फिरोज शाह और देवराय प्रथम, इन्हीं के बीच क्या हुआ है? सोनार की बेटी का युद्ध हुआ है, सोनार की बेटी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महमूद गवां किस बहमनी राज्य के शासक का प्रधानमंत्री था? यानी कि महमूद जो गवां है ये बहमनी राज्य के किस शासक का मंत्री है या प्रधानमंत्री हैं? पहला है हसन बहमन, दूसरा फिरोज शाह, तीसरा मोहम्मद तृतीय, चौथा अहमद शाह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, महमूद गवां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे महमूद गवां। बढ़िया प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है, मोहम्मद तृतीय, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे महमूद गवां। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बढ़िया है, कह रहा है गज बेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? गज बेटकर की उपाधि किसको दिया गया है, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला किसे कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है अच्युत देवराय, दूसरा है कृष्ण देवराय, तीसरा है देवराय द्वितीय और चौथा है हरिहर द्वितीय। बताएंगे बच्चा लोग कौन से शासक को हाथियों का शिकारी या गज बेटकर कहा जाता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। और आप लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो, चूँकि यहाँ 2 शक्तिशाली राजा हैं, एक तो कृष्ण देवराय और दूसरे देवराय द्वितीय। अब इसमें से उत्तर आपका देवराय द्वितीय है, देवराय सेकंड याद रखिएगा।
ये पहले सबसे शक्तिशाली हैं और ये दूसरे सबसे शक्तिशाली, यानी कि ये आपके तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। और ये आपके देवराय जो हैं ये किस वंश के हैं, ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये संगम के हैं या सुलु के हैं। इसका अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्न में से कौन सा था जो बड़े उत्साह से मनाया जाता था? आपको बताना है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होली, महानवमी, दीपावली, पोंगल, कौन सा त्योहार विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे विजयनगर साम्राज्य में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता था? आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, कॉमन सेंस का भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। निश्चित तौर पे इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि जो होली है ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये उत्तर भारतीयों का है। दीपावली भी उत्तर भारत में मुझे लगता है ज़्यादा ही धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल आपको पता है ये केरल का है और ओणम तमिलनाडु का है। क्या हो जाएगा? महानवमी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। हालांकि आज की नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा है, यानी कि मध्यकाल की बात कर रहा है। तो मध्यकाल में आज तो होली पूरे इंडिया की फेमस त्यौहार है और आज दीपावली भी फेमस त्यौहार हो गया है, लेकिन उस समय जो महानवमी था इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा लोग, और ये तो नेट में कई बार पूछा गया है और बाकी एग्ज़ाम्स की तो कोई बात ही नहीं है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से अन्य किस और नाम से जाना जाता है? ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने व्याख्या के दरमियान सारी चीज़ें बताई हैं। और अगर याद है तो ईयर भी कमेंट कीजिएगा कि कौन से ईयर में ये युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है राक्षस तंगड़ी, दूसरा है बन्नी हट्टी, तीसरा है दोनों और चौथा है कि कोई नहीं। निश्चित ही बच्चा लोग आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाई थी कि इसका नाम तालीकोटा भी है, इसका नाम राक्षस तंगड़ी भी है, इसका नाम बन्नी हट्टी भी है। आयोग कभी तालीकोटा पूछ लेता है, कभी राक्षस तंगड़ी पूछ लेता है, कभी बन्नी हट्टी पूछ लेता है। ये सारे नाम जो हैं ये क्या है, एक ही हैं। और अगर ईयर याद है तो आप सभी को पता है 1565 की घटना थी आपका तालीकोटा राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध। और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया, पूरी तरह से इसको तोड़ दिया जो है संघ बना करके उसके आसपास के पड़ोसी देशों ने यानी कि राज्यों ने या शासकों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, देखिए अभी तो हमने इसके बारे में बताया, आ भी गया। 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बने मुस्लिम महासंघ के सदस्यों में कौन सा एक नहीं था? यानी कि विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ मुस्लिम राज्यों का एक महासंघ बना और इस महासंघ में 4-5 राज्य शामिल थे, लेकिन इसमें से कोई एक राज्य है जो इस महासंघ में शामिल नहीं था। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बताएंगे बच्चा लोग। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार या बीदर, कौन है जो इस महासंघ में शामिल नहीं था, जो विजयनगर साम्राज्य के बर्बादी में शामिल नहीं था? आपको उसका नाम कमेंट करना है, फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि कौन है जो शामिल नहीं था। तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर अगर नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है। बरार इसमें शामिल नहीं था। अगर इसको भूल मतलब जो है थोड़ा सा लगे कि भूल सकते हैं तो इसको थोड़ा सा आसान बनाया जा सकता है। इसको बोल सकते हैं कि बरार क्या था, तालीकोटा के युद्ध से फरार था। बरार क्या था, फरार था। क्यों? क्योंकि ये शामिल ही नहीं हुआ तालीकोटा, बन्नी हट्टी या राक्षस तंगड़ी के युद्ध में। उसने क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि उसने कहा कि एक तरफ अकेला विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ इतने सारे लोग, ये गलत है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, ये मैं बस ट्रिक बना रही हूँ, ऐसा इसने कहा नहीं था। तो याद रखिएगा कि बरार जो है क्या हो गया, फरार हो गया इस संघ से, और इसलिए बरार नहीं है, बीदर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है और जो है ये सारे लोग शामिल हैं। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए कितना ज़्यादा ये पूछा गया तालीकोटा का युद्ध। फिर से तालीकोटा आ गया। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये चाहे जिस भी एग्जाम में आया हो, लेकिन मैंने आप सभी के लिए इकट्ठा कर दिया है। पहला है राम राय, दूसरा है सदाशिव राय, तीसरा है तिरुमल और चौथा है देवराय द्वितीय।
बताएंगे बच्चा लोग, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? फटाफट कमेंट करिए, बिना टाइम जो है गंवाएं। आप सभी को इसका उत्तर दे देना है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। नो डाउट आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि सदाशिव राय जो है ये उस समय विजयनगर के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, विजयनगर साम्राज्य में निम्न में से कौन सी फसल बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती थी? कौन सा फसल बड़े पैमाने पे हम निर्यात करते थे विजयनगर साम्राज्य से? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है लौंग, चौथा है तंबाकू। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा है जो कि विजयनगर साम्राज्य से निर्यात होता था। तो याद रखेंगे, तंबाकू का प्रचलन अभी हुआ नहीं है इतना बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये पुर्तगाली लेकर के आए हैं और बाद के टाइम में भारत में इतना ज़्यादा ये फेमस या प्रचलित हो गया या लोग इसके आदी हो गए। फिलहाल तो आप सभी को पता है कि काफ़ी भी बहुत बाद में आया है अब अरेबियन कंट्रीज से। और लौंग और काली मिर्च में आप सभी को पता है यमन प्रिय सबसे ज़्यादा फेमस यूरोपीय कंट्रीज़ का पसंदीदा, तो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा निर्यात इसी का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, पैगोडा निम्न में से क्या है? ओहो, ये क्वेश्चन तो आज ही हो चुका है, निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता चल चुका है। चलिए फटाफट बता दीजिए, पैगोडा क्या है? विजयनगर साम्राज्य का एक सिक्का है, चावल का किस्म है, एक शहर है, एक उपाधि है। निश्चित तौर पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो कोई डिस्कशन ही नहीं करना है। विजयनगर साम्राज्य का एक सिक्का है पैगोडा। इसके पहले आपने देखा था हूण शिवाजी के टाइम में, इसके पहले आपने एक और भी सोने का सिक्के का नाम सुना। ये सब क्या है? सिक्के हैं, 12 जिसका नाम था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? द्वितीय आज हुआ है, प्रथम भी हो गया। अब बता दीजिए प्रथम, सभी को इसका उत्तर रटा होगा। पहली राजधानी तो सभी बच्चों को पता है क्योंकि अभी भी समाचारों में बना रहता है। निश्चित तौर पे गोलकुंडा तो होगा ही नहीं, हम्पी, मदुरई, बेनुगोंडा। तो बेनुगोंडा तो द्वितीय था यानी कि सेकेंड था, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट क्या है? हम्पी। आज भी हम्पी पाया जाता है कर्नाटक में, याद रखिएगा, पहला हम्पी, दूसरा बेनुगोंडा या बेनुगोंडा। और ये क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का। तो आपको बताना है, एक तो बन्नीहट्टी युद्ध और दूसरा ये। हालांकि सारे प्रश्न आयोग कौन सा पूछ ले कुछ भी पता नहीं, तो अपनी तरफ से मैं ये कहूँगी कि सारे इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट। निम्न विदेशी यात्रियों के आगमन एवं उनके समय के शासकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। पहला है अब्दुल रज्जाक, क्या ये देवराय द्वितीय के समय में आए हैं? दूसरा निकोलो कोंटी, क्या ये देवराय फर्स्ट के समय में आए हैं? तीसरा है डोमिंगो पायस, क्या ये कृष्ण देवराय के समय में आए हैं? चौथा है नूनिस, क्या ये अच्युत देवराय के समय में आए हैं? और पांचों उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग, निश्चित ही आज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चा लोग। यात्रियों से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे वो एंशिएंट के यात्री हों या मेडुअल के यात्री हों, यात्रियों को तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। तो निश्चित ही आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखी गई सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 5 बिल्कुल करेक्ट है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में, डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के समय में, नूनिस अच्युत देवराय के समय में। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री बारबोसा निम्न में से किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया था? याद रखेंगे बच्चा लोग, कहाँ का है? पुर्तगाल का है। कौन है? बारबोसा, ये याद होना चाहिए। फिर राजा पूछ लिया है कि कौन से राजा के टाइम पीरियड में आया है। पहला है कृष्णदेवराय, दूसरा है देवराय प्रथम, तीसरा देवराय द्वितीय और चौथा है हरिहर द्वितीय। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है ये। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि बारबोसा आया है कृष्णदेवराय के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके शासनकाल में बहमनी राज्य चरमोत्कर्ष पर था? किसके टाइम पीरियड में बहमनी राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था? आपको ये बताना है। पहला है मोहम्मद शाह प्रथम, दूसरा मोहम्मद शाह द्वितीय, तीसरा है अहमद शाह प्रथम और चौथा है अहमद शाह द्वितीय। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है, मोहम्मद शाह द्वितीय के टाइम पीरियड में जो बहमनी साम्राज्य है ये क्या हो गया? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, मोहम्मद शाह द्वितीय। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बहमनी शासक ने
महमूद गवां को उससे असंतुष्ट दरबारियों के बहकावे में आकर राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड दे दिया था। यानी कि बहमनी का कौन सा शासक है जो राज दरबारियों के बहकावे में आकर के महमूद गवां को फांसी दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया? हुमायूं थे, अहमद शाह थे, या अलाउद्दीन द्वितीय थे, या मोहम्मद शाह तृतीय थे? बताएंगे बच्चा लोग कौन है वो जिन्होंने महमूद गवां को फांसी दे दिया था लोगों के बहकावे में आकर के? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, मोहम्मद शाह तृतीय आज का जो है। अच्छा याद को एक क्वेश्चन तो कम ही हो गया, 51 आ गया। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राजवंशों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है अहमदनगर, क्या यहाँ पे फरीद शाही वंश था? दूसरा है गोलकुंडा, क्या यहाँ पे कुतुब शाही वंश था? तीसरा है बीजापुर, क्या यहाँ पे आदिल शाही था? चौथा है बरार, क्या यहाँ पे इमाद शाही वंश था? बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, निश्चित ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही नहीं है, अहमदनगर में बरीद शाही नहीं था। गोलकुंडा में कुतुब शाही था, बिल्कुल सही है। बीजापुर में आदिल शाही, ये भी सही। बरार में इमाद शाही, ये भी सही है। अहमदनगर में बरीद शाही नहीं था, बल्कि बरीद शाही कहाँ था? बीदर में था। बीदर में था बरीद शाही। और अहमदनगर में क्या था, आगे के क्वेश्चन में मिलेगा। चलिए देखते हैं। कश्मीर के किस शासक को बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है कि कश्मीर का कौन सा शासक है जिसे बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई है? पहला आजम शाह, दूसरा शमसुद्दीन शाह, तीसरा कुतुबुद्दीन शाह, और चौथा है सिकंदर शाह। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए कि कश्मीर के किस शासक को बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि दी गई है? निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। सिकंदर शाह जो हैं इन्हीं को ही मूर्ति भंजक या बुत सिकन की उपाधि दी गई है, जो कि कश्मीर के शासक हैं। देखिए आगे आपका अगला क्वेश्चन, निजाम शाही वंश का संबंध किस राज्य से है? आप तो बताना आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि अभी अभी आपने सॉल्व किया कि बीजापुर में आदिल शाही था, और गोलकुंडा में कुतुब शाही था, बरार में इमाद शाही था, और बीदर में बरीद शाही था। तो निश्चित तौर पे आपका क्या हो जाएगा, आपका अहमदनगर में निजाम शाही था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? अकबर की उपमा दी जाती है। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। निश्चित तौर पे मेरे बच्चों को इसका उत्तर रटा होगा, आयोग भी इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। जैनुल आबिदीन, शमसुद्दीन शाह, आजम शाह और सिकंदर शाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस इमारत के लिए अलाई दरवाज़ा, अच्छा निम्नलिखित में से किस इमारत के लिए अलाई दरवाज़ा एवं प्रवेश द्वार के रूप में है? किस इमारत का जो है अलाई दरवाज़ा दरवाजे का काम करता है? कौन सी इमारत है जिसके लिए अलाई दरवाज़ा एक प्रवेश द्वार का काम करता है? वो इमारत कौन सा है? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश का मकबरा, या कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद? बताएंगे बच्चा लोग किस इमारत का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा? फटाफट कमेंट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। 2.5 दिन का होगा ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ है, ये तो अजमेर में है। और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, कुतुब मीनार परिसर का ही क्या है, मेन दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा। तो ये सारे प्रश्न उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन टाइप करिए ध्यान लगाते लगाते कभी कभी निगाहें इधर उधर हो जाती हैं और भूल जाता है कि कौन से क्वेश्चन का नंबरिंग किया है, बार बार देखना पड़ता है। तो टाइपिंग करना भी बड़ा मुश्किल काम है। हमारी टीम जो है वो बहुत मेहनत करती थी हमारे लिए। इस समय थोड़ा सा छुट्टी पे है हमारी टीम, फिर उनकी मदद मिलेगी तो मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। इस समय बहुत मेहनत पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देख करके बहुत ऊर्जा मिलती है, और आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के तो और भी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लगता है कि ऐसे ही मैं क्लास लेती रहूँ और आप लोग ऐसे ही उत्तर देते रहें और ये सिलसिला पूरे टाइम चलता रहे। और बहुत मिस करती हूँ आप लोगों को जब क्लास नहीं
होता। तो बच्चा लोग आज के लिए इतना ही। आप लोगों का प्यार और आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप लोगों को बहुत 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 ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू बच्चा लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, ईश्वर आप लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।